कोई एक दो ऐसी भविष्यवाणी पे आप प्रकाश डालना चाहेंगे? 2000 में भूकंप की आगाही पंचांग में लिखी थी, जैसे कि नरेंद्र मोदी बड़ा प्रधान बनेंगे। एस्ट्रोलॉजी और लॉजिक को लोग अलग अलग मानते हैं। कहीं न बोलने वाली चीजें भी ये मुख से निकल जाए तो अपनी चीजें बर्बाद हो जाती है। आप एंटरप्रेन्योर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम करते हैं। 12 राशियों की सेलिब्रिटीज हैं। अच्छा। पंचांग में भी लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी का आने वाला समय कैसा रहेगा, फोरकास्टिंग करते हैं। 2025 की शुरुआत में ये पूर्ण महाकुंभ हो रहा है, जिसमें प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। पर ये जो कुंभ मेला है वो 144 साल के बाद ही क्यों आता है? ऑफिसेज में वास्तु कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? वास्तु की एक बेसिक चीज लिखी गई है कि बिना तोड़फोड़ किए भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। लाइट्स डेकोर का काफी हद तक महत्व वास्तु में दिया गया है। मैं आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ, बिना सोचे समझे आप मुझे मेरे बारे में कुछ इंट्यूशन बताना चाहेंगे? वेलकम टू टॉकिंग चेयर्स, जहां हम मिलते हैं उन नेशन बिल्डर्स से जो पर्दे के पीछे कमाल का काम करते हैं। जैसे मूड ऑफ फूड लग्जरी फर्नीचर को स्टाइलिश और हैसल फ्री बनाता है, वैसे ही यहाँ मिलते हैं इंस्पायरिंग आइडियाज एंड स्टोरीज। पावर्ड बाय मूड ऑफ फूड, लग्जरी फर्नीचर अब बने स्टाइलिश और हैसल फ्री। उत्सव जी, आपके ये कार्यक्रम को हम बहुत ही बधाई और आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे मंत्रार्था सफला संतो शंतपूर्णा मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम मदयस्तवः अनेन पुण्यफलेन परमात्मा प्रीति रक्षणेन शुभ फल प्राप्ति धन धान्यादि समृद्धि यश कीर्ति लक्ष्मी कल्याणम कुरु सर्वदा। धन्यवाद, आशीर्वाद। आज हमारे साथ टॉकिंग चेयर्स पर एक बहुत ही विशेष मेहमान है, रितेश शास्त्री जी। वो एक प्रसिद्ध और जाने माने एस्ट्रोलॉजर है जो ना सिर्फ अहमदाबाद बल्कि पूरे देश के बड़े बिजनेस टाइकून्स और हाई प्रोफाइल लोगों को कंसल्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र के माध्यम से आपने कई लोगों की लाइफ और बिजनेस में एक नया मोड़ लाया है। आज हम आपसे आपकी जर्नी, एस्ट्रोलॉजी के रहस्य और वास्तु से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो हम सबके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। शास्त्री जी, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही प्राचीन प्रैक्टिस है, लेकिन ये मॉडर्न दुनिया के हिसाब से आपने उसको कैसे इवॉल्व किया है? प्राचीन ज्योतिष आपने बताया, क्योंकि इतने सारे मंदिर देरासर से लेके सभी प्रकार से जो भी बने हैं शिल्प शास्त्र के माध्यम से, वो आज हजारों वर्ष से टिके हुए हैं। पहले के जमाने के जो राजा महाराजाओं के महल होते थे, वो महल भी आज अपने देखने जाते हैं तो वैसे के वैसे ही दिखते हैं जैसे आज बने हो। तो वो सभी वास्तु के हिसाब से बनते थे। पहले क्या था कि पूरे नगर में एक राजा का महल होता था और उसी के हिसाब से वास्तु कंसल्ट होके पूरा महल बनता था, मंदिर बनता था, और वो 2-3 चीजें सही चलती थी। आज लोकतंत्र चल रहा है तो अपने सभी लोग अपने अपने मालिक हैं और सभी का घर जो है वास्तु के हिसाब से बनना चाहिए। सभी की प्रगति होनी चाहिए। जो कल मिडिल क्लास है वो आज अपर क्लास में चला जाना चाहिए, और हर किसी की अपनी अपनी एंगल से दुनिया कहीं ना कहीं वास्तु से, ज्योतिष से जुड़ी हुई रहती है। क्योंकि आज माता पिता की लाइफ में बच्चा आता है तो बच्चा अपना भाग्य लेके आता है। कई बार आपने नोटिस करके कहते हैं कि इनके आने के बाद इनके परिवार में तो दिन दुगना चार चांदनी हो गई है। तो यही चीजें सभी प्रकार से नोटिस की जाती हैं। आज की तारीख में विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला भी चालू है। लोग सनातन संस्कृति की ताकत को देख रहे हैं। एक पूरा विश्व में कोई एक अच्छा सा कंट्री पकड़ ले तो एक कंट्री के जितना तो आज प्रयागराज में आदमी स्नान कर रहा है। सबसे बड़ा फेस्टिवल है। सही बात है, सही बात है। क्या बात है। आपके ये मतलब आपके ये विचारों जान के हमारी जो पर्सपेक्टिव है ज्योतिष के तरफ वो बदल रही है। नहीं, अच्छी बात है। ज्योतिष हर किसी को हेल्पफुल रहता है। आपको अच्छा गाइड करने वाला आदमी चाहिए और कंटिन्यू गाइड करने वाला आदमी चाहिए। लाइफ में हर एंगल में ज्योतिष आपको काफी इफेक्टिव रहेगा। सही, आप बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज का ज्योतिष देखते हैं। जब सबसे पहली बार आप किसी बड़े व्यक्ति का भविष्य या ज्योतिष देखा तब आपको कैसा फील हुआ था? कई बार अपने सोचते हैं कि बड़ा व्यक्ति कैसा होता होगा, कुछ उसमें अलग से 4 चांद लगाए होंगे। सही बात। अपने जैसे ही नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। अपने को लगता है कि यार इतना बड़ा आदमी है फिर भी कितनी सरलता है। क्योंकि जैसे जैसे कहते हैं कि वृक्ष होता है, वृक्ष में फल लगते हैं तो वो भी झुक जाता है। तो ऐसे ही बड़े बड़े आदमी भी आगे बढ़ने की चाह में अपनी ओर कुछ अच्छा ही सोच के आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी इंडस्ट्री के बारे में कंसल्ट करना चाहता है तो खुल के बात करेगा कि मैं इस इंडस्ट्री को आने वाले समय में ये विजन से आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो पंडित जी आप मेरे को कैसे मदद कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल
वास्तु के लिए हम पहले तो देखते हैं कि ये जमीन जो उसने खरीदी है वो क्या कहना चाहती है। जमीन के साथ फिर हम वहां पे कंस्ट्रक्ट कैसे कर पाएंगे, कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, हैवी मशीनरीज कहाँ आएंगी, लो मशीनरीज कहाँ आएंगी, कौन सा कॉर्नर खाली छोड़ना है, कौन से कॉर्नर में पूरे इंडस्ट्री का पानी आना चाहिए, कौन से कॉर्नर, क्योंकि हर एलिमेंट्स का अलग अलग रोल होता है। अग्नि का अलग रोल होता है, वायु का अलग रोल होता है, पानी का अलग रोल होता है, जिससे बैलेंस करके एक अच्छा वास्तु बनता है। जिसको बैलेंस करके आने वाले समय में मल्टी मिलियनर्स कंपनी बनती है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि जिसके पास नम्रता होती है वही आगे जाके बड़ा आदमी बन सकता है। हाँ, पहले से गुण हमेशा होने चाहिए। आप पैसे वाले हो, धनवान हो, नहीं हो चलेगा, लेकिन गुणवान हो तो 100 धनवान के बीच में भी आप बैठ सकते हो। बहुत बहुत बड़ी बात करी शास्त्री जी, बहुत बड़ी बात करी। एस्ट्रोलॉजी और लॉजिक को लोग अलग अलग मानते हैं। आपके हिसाब से एक इंसान के जीवन में एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल हो सकता है या होता है? लॉजिक लाइफ में एक बार बनता है, 2 बार बनता है। एस्ट्रोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि आपकी डे टू डे लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करता है और आने वाले समय में आप अलग अलग फेज में उसको यूज कर सकते हैं। कभी लोग सोचते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से होगा और कभी लोग सोचते हैं कि ज्योतिष को साथ रख के अपने कर सकते हैं। तो ये 2 पर्सपेक्टिव रहते हैं लोगों के। तो आप ज्योतिष को अपना एक बड़ा भाई समझिए, पिताश्री समझिए, या फिर आप उसको अपना गाइड समझिए, मेंटोर समझिए, तो आप अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि ये एक आपको हेल्प करने वाली चीज है ना। कोई भी चीज आपको हेल्प करती है तो आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो वो अच्छे से निखर के बाहर आएगा। सही बात। आज आपको कुछ भी बोलना है, चलना है, तो माता सरस्वती की कृपा लगती है। क्योंकि कहीं न बोलने वाली चीजें भी ये मुख से निकल जाए तो अपनी चीजें बर्बाद हो जाती हैं। तो वाणी का अच्छा सा उपयोग जो है वो माता सरस्वती की देन है। तो कभी भी आप कुछ भी बोल रहे हो, चल रहे हो, अपने लाइफ में भी कुछ देख रहे हो, जैसे कि बच्चा आपकी लाइफ में अभी अच्छी स्टडी कर रहा है, 9th 10th में है, एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको छोटा सा मंत्र दे, ओम ऐं सरस्वती नमः, और उसको प्रतिदिन 27 बार करने के बाद उसको बोले कि बेटा आपकी पढ़ाई शुरू कर लीजिए। उसकी एकाग्रता बढ़ेगी, उसकी बुद्धि बढ़ेगी, तेजस्विता बढ़ेगी और आने वाले समय में विदाउट फियर वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। तो ये एक छोटे छोटे मंत्रों की ताकत रहती है। क्या बात है शास्त्री जी, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा ये आपका पर्सपेक्टिव, मतलब आपसे जान करके हमारा पर्सपेक्टिव सही में कुछ अलग हो रहा है। आप एंटरप्रेन्योर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम करते हैं, क्या आपके साथ या आपसे कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जिस एस्ट्रोलॉजी से उसका पूरा करियर चेंज हो गया हो? काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम रेगुलर बेस पे भी 18-20 लोगों को प्रतिदिन कंसल्ट करते हैं। ऑनलाइन भी कंसल्टिंग, फॉरेन वगैरह भी देते हैं काफ़ी, क्योंकि आज का ज़माना जैसे फास्ट दौर चल रहा है तो सभी प्रकार की सहूलियतें अवेलेबल हैं। तो सारी चीज़ों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्योतिष का माध्यम से पहुंचना आवश्यक लगता है। तो सभी लोगों की इसी प्रकार से मदद हो जाती है। ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग चाह करके अपनी लाइफ को निखारना चाहते हैं। काफ़ी, जैसे कि लाइफ स्ट्रगलिंग चल रही है, लाइफ में एक फेज चल रहा है जिसमें आप अपग्रेड हो सकते हैं, तो हर किसी एंगल में ज्योतिष आपको मदद करता है। जैसे कि आप अपनी लाइफ को लेकर आज कोई प्रोफेशन में हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, जिसको कंसल्टिंग लगती है, तो उसको वास्तु आप परफेक्ट बना के देते हो तो आने वाले समय में वो आपको टॉप क्लास जगह पे दिखेगा। जैसे कि कंसल्टेंट को हमेशा दक्षिण के उत्तर की ओर बैठ के बात करने में काफ़ी अच्छी कंसल्टिंग मिलती है। और कंसल्टिंग के साथ साथ उसका नाम और पद और प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होती है। तो यही चीजें देखी जाती है कि वास्तु के हिसाब से किसी की ऑफिस की रचना कैसी होनी चाहिए, वास्तु के हिसाब से किसी की घर की रचना कैसी होनी चाहिए। घर में जैसे कि मम्मी पापा, भाई बहन, भाभी वगैरह सब लोग रहते हैं। कहीं ऐसी फैमिली है जो संयुक्त रहती है, अच्छे से 2 पीढ़ियां साथ में रह जाती हैं। कहीं ऐसी फैमिली इन मिन 3 लोग भी साथ में नहीं रह पाते हैं। तो वास्तु काफी जगह पे असर करता है। जैसे कि ईशान कोण में अगर गंदगी हो, ईशान कोण में अगर परेशानी हो, कटा हुआ हो, तो ज्यादातर घर में कंकाश रहता है। बेटी, बहू, सास, जो भी है इंटरनल काफी सारे चीजें, बर्तन खड़कते रहते हैं। तो यही चीजें नोटिस करते हैं। जैसे कि कई जगह पे साउथ वेस्ट कॉर्नर में परेशानी है, तो जो अर्निंग पर्सन है वो बार बार कहीं ना कहीं मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली
बर्डन फेस करता है। तो यही चीज़ों का सुधार अपने वास्तु के रेमेडीज के हिसाब से ला सकते हैं। कोई भी चीज़ों को इंस्टेंट बदला नहीं जा सकता है। जैसे कि आप अभी जहाँ पे भी रह रहे हैं, मैं आपकी लाइफ में एंटर होके आज पूरी सिस्टम नहीं बदल सकता, लेकिन एक छोटा सा बदलाव शुरू कर सकता हूँ। जैसे ईशान कोण दूषित है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में फाइनेंस हो, तो मैं आने वाले समय में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक ईशान कोण में मनी प्लांट लगाएं। अच्छा। ईशान कोण की स्वच्छता को बरकरार रखें। प्रतिदिन एक तांबे का कलश ईशान कोण में अवश्य भर के रखें या गंगा जल भर के रखें। फिर लाइफ में आप चेंज देखिए। एक सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर जिनकी वास्तु कंसल्टिंग हुई है और वही करें, लेकिन सभी प्रकार से लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो। तो ये अलग अलग कॉर्नर्स रहते हैं जहां से आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। उसका मतलब है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी बात करने वाले हैं जी। कि उसका मतलब है कि अगर कोई कभी घर का फर्नीचर या इंटीरियर ऐसा कुछ करवाए तो उसको ये सब पर्सपेक्टिव ध्यान में रख के करवाने से वो मकान मालिक की या ऑफिस या बिजनेस ओनर की उत्तर प्रगति होगी। जी, अवश्य होती हैं। कोई भी मकान आप छोटे से छोटा लो, बड़ा लो, ऑफिस लो, तो आपकी राशि के अनुसार जिनके नाम पे लिया है, जैसे कि कई लोग होते हैं ना कि पत्नी के नाम पे लेते हैं, पिता के नाम पे लेते हैं, तो सभी प्रकार की अलग अलग लोगों की बैठक व्यवस्था, कलर कॉम्बिनेशन, रंग शास्त्र के हिसाब से हो, इंटीरियर वास्तु के हिसाब से आप चूज करें कि ये कलर का सोफा होना चाहिए, ये कलर की बैठक होनी चाहिए, तो ये काफी इफेक्ट करती हैं आपके माइंड में। जैसे कि आपके सामने आंखें बंद करके ये जो ब्लैक कलर आता है, तो ये निंद्रा अवस्था देता है। यही चीज आपके आंखों के सामने सूर्य की रोशनी आती है तो आपको उजास प्रदान करता है, तो ये काफी असर करता है। आप प्रतिदिन अगर आपकी घर के आगे जो वॉल है वो ऑरेंज कलर की है या वाइट कलर की, जैसे वाइट कलर की वॉल है तो अपने को पीस देती है, ऑरेंज कलर की वॉल है तो थ्रू आउट क्रिएटिविटी देती है। अच्छा। तो ये हर किसी के अलग अलग पर्सपेक्ट के हिसाब से बनाया जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है। ज़रूर शास्त्री जी, हम भी हमारे करियर में या हमारे बिजनेस में अगर आप वास्तु के लिए आपकी राय भविष्य में ज़रूर लेना चाहेंगे। अवश्य। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को लेकर के लोग हमेशा रैशनल डिसीजन लेते हैं, राइट। पर क्या एस्ट्रोलॉजी से समय और उसके इन्वेस्टमेंट को लेकर के पहले से कुछ डिसीजन लिए जा सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी में पर्टिकुलर हॉरोस्कोप की बात करते हैं, जैसे कि जन्माक्षर में आपकी कुंडली का द्वितीय भाव यानी धन भाव, फाइनेंस, फिर आपका 9वां भाव यानी आपका भाग्य, डेस्टिनी, और 11वां भाव लाभकर्ता, यानी ये तीनों भाव का जो कॉम्बिनेशन मिलके आता है उससे फाइनेंस निकल के आती है। आपका 10वां भाव यानी आपका कर्म क्षेत्र, जैसे कि आप जुड़े हुए हैं फर्नीचर इंडस्ट्री से, मूड ऑफ वुड आपका अच्छा ब्रांड है, गुजरात में एक अच्छा नाम है, तो यही चीज रिफ्लेक्ट करती है कि आपकी कुंडली को कौन सा बिजनेस सूटेबल है। कई लोग पूरी लाइफ में अलग अलग फेज पे अपना मुकाम हासिल करते हैं, जैसे कई लोग अपनी छोटी सी आयु में 20 से लेके 35 तक की आयु में अपनी एक डेस्टिनी सेट कर देते हैं कि हाँ अभी आने वाले रेस्ट ऑफ लाइफ में ये यही काम करेंगे। तो कोई एज नहीं होती है, एज इज जस्ट अ नंबर। अलग अलग एज में भी आप अपना बिजनेस, अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। कई ऐसी इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं जिन्होंने 50-55 की उम्र में नया कार्य शुरू करने की सोच रखी और आज सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल होने के लिए पर्टिकुलर एज नहीं चाहिए, एज के साथ साथ पर्टिकुलर गैप नहीं चाहिए कि भी इतने टाइम में सक्सेसफुल होते हैं। तो ये एक सिनारियो है कि आप अपनी सक्सेस को पाने के लिए अगर गाइडेंस लेते हैं तो प्रॉपर गाइड होके आप अपनी लाइफ को जल्दी अचीव कर सकते हैं। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी का गाइडेंस है, आपकी कुंडली के हिसाब से मैंने आपको सजेस्ट किया कि उत्सव भाई आपको मेटल से लेन देन नहीं है, उत्सव भाई आपको फर्नीचर करना चाहिए। तो ये चीजें आपको रिफ्लेक्ट करती है कि धीरे धीरे आप ये लाइन से ये लाइन में जाने के बाद आप अपनी डेस्टिनी को पा सकते हैं और अच्छे से टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट में बैठ सकते हैं। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को बोला है कि ये बिजनेस मत करिए, नुकसान होगा, और बोला है तो क्या उसको नुकसान हुआ था? और जब बोला था तब क्या उसका रिएक्शन कैसा था? अभी हाल ही में 3 दिन पहले एक क्लाइंट हमारी ऑफिस पे आया था, जिसको शादी के टाइम पे हमने गाइड किया कि आपको शेयर बाजार और MCX छोड़ देना चाहिए, आप जो अपना बिजनेस कर रहे हैं पेट्रोल पंप का वो सही है। अच्छा। उसने ये 5 साल में काफी शेयर बाजार किया, MCX किया, सोने चांदी का लेन देन किया, काफी अच्छा खासा लॉस कर दिया। अच्छा। अभी लाइफ के 0 से भी डाउन में खड़ा है। तो कहने का ये मतलब है कि आपकी लाइफ को जो सूटेबल नहीं है वो अगर ना करें तो बेटर है कि आप अपनी लाइफ को एटलीस्ट स्टेबल रख सकते हैं, आप डाउन नहीं जाएंगे। अगर आपकी लाइफ में आपको बिजनेस सूटेबल है और आप कर रहे हैं तो आप सर्वाइव कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में बिजनेस सूटेबल है और आप अच्छे से उसको
एस्टैब्लिश करने के लिए एस्ट्रो गाइड ले रहे हैं, तो भी एक अच्छी साइन रहती है कि आपको मोटिवेट करता रहेगा, गाइड करता रहेगा कि आपकी लाइफ में काफी सारे बदलाव ये समय पे, ये ग्रहों की चेंजेस, ये ट्रांसिट पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और वो टाइम में आप अच्छे से बूस्ट हो सकते हैं। तो काफी ऐसे माध्यम रहे हैं कि जिनमें हमने बता दिया कि ये आपको बिजनेस सूटेबल नहीं है, कि काफी अच्छे माध्यम रहे हैं कि आपको अपने बेटे को इस लाइन में नहीं लेना चाहिए जिससे कोई आगे मोटिव नहीं दिख रहा है। तो काफी हद तक लड़का स्ट्रगल करता है 5 साल 6 साल, फिर जाके कुछ मोटिव होने के लिए अपने गाइडेंस के लिए आता है और अपने कुछ नया राह दिखाते हैं, वो शुरू करता है और अपने हिसाब से वो टॉप क्लास में चला जाता है। तो ये रहता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो अगर कोई ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के गाइडेंस के साथ जाता है तो वो जो प्रवाह होता है प्रवाह की तरफ जाता है, और अगर वो एस्ट्रोलॉजी के गाइडेंस के विरुद्ध जाता है तो वो प्रवाह के विरुद्ध तैरने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आज लिमिटेड लोग हैं जो अच्छे से जानते हैं और पूरी विश्व की जनता बहुत ज्यादा है। दूसरी बात कि किसी भी ज्योतिष को मिलने से पहले व्यक्ति की खुद की एक डेस्टिनी होती है, तो वो अपने भाग्य से तो कमा रहा है, लेकिन भाग्य के साथ ज्योतिष की विद्या जुड़ती है तो और अच्छे से कमाता है। जैसे कि मैं मेरे भाग्य से आज 100 से 150 कमा रहा हूँ, लेकिन ज्योतिष के साथ जुड़ने से 150 पे स्टेबल भी हो सकता हूँ और उसके साथ 200 1000 लाख करोड़ में भी जा सकता हूँ। तो ये एक विद्या रहती है कि विद्या के हिसाब से अपने अच्छे से एस्टैब्लिश करें, क्योंकि ज्योतिष हमको मार्गदर्शन पुरवार करता है। ज्योतिष के मार्गदर्शन के थ्रू अपने आने वाले जो रास्ते हैं फ्यूचर की ओर अच्छे से ले जा रहे हैं वो खुल जाते हैं, और अपने उस के गाइडेंस के थ्रू जो फॉलो करते हैं ना उसमें काफ़ी हद तक सक्सेस होना चांसेस जो है 99% अच्छा ही रहता है। क्या बात। बाकी तो कोई ज्योतिष ब्रह्मा होता नहीं है कि जो लिखा वही होगा। वो पढ़ रहा है, वो पढ़ने के बाद आपको गाइड कर रहा है। अगर आप अच्छे से 100% फॉलो करते हैं तो आपके चांस जो हैं 110% अच्छे होंगे। लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपने सुना एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया, आपकी रोजिंदी जो जिंदगी चल रही है उसमें काट रहे हैं, तो फिर तो कहाँ जरूरत पड़ेगी किसी की। लेकिन कुछ बदलाव चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी इज द बेस्ट वे। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे कुछ डिटेल में है। क्या सक्सेसफुल बिजनेसमैन कोई पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के होते हैं या कुछ अपनी मेहनत या डिसीजन मेकिंग से सक्सेसफुल होते हैं? 12 साइन है, मेष, ऋषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। 12 राशियों के अपने पास इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 12 राशियों की सेलिब्रिटीज हैं। अच्छा। तो लोग अपनी अपनी राशियों में अपने अपने मूलांक भाग्यांक के हिसाब से, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से कॉम्बिनेशन बिठा के उनके समय में वो चीजें प्राप्त करते हैं। तो 12 राशियां जो हैं 12 की 12 ही बलवान होती हैं, लेकिन समय उस पे भी बलवान रहता है और ज्योतिष उसके साथ आपके समय को मजबूत करने का काम करता है। क्या बात है, बहुत ही अच्छे। मैं फिर से बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि हमारे जो हम रेगुलर जीवन में सोचते नहीं है ज्योतिष के लिए जो पर्सपेक्टिव होते हैं वो कुछ नए पर्सपेक्टिव आपसे हमको जानने के लिए मिल रहे हैं जी। शास्त्री जी, मैंने सुना है कि शुभलक्ष्मी पंचांग ने बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करी है। क्या कोई एक दो ऐसी भविष्यवाणी पे आप प्रकाश डालना चाहेंगे? जी, 2000 में भूकंप की आगाही पंचांग में लिखी थी। क्या बात है। जो कौन से साल में? 2000 में? हाँ, तो 2001 में भूकंप हमने पूरे विश्व में और गुजरात में अलग अलग राज्यों में भी नोटिस किया। ऐसे 2007-8 की मंदी के बारे में भी हमारे पिताश्री ने प्रेडिक्ट किया था, वासुदेव जी शास्त्री ने, तो वो भी आपने नोटिस किया। ऐसी कई सारी भविष्यवाणियां हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी वड़ा प्रधान बनेंगे। आज के करंट पंचांग में लिखा है कि आने वाले समय में भारत एक महासत्ता बनेगा, जो कि हमारा स्वप्न है और भारत अवश्य महासत्ता बनेगा। आने वाले स्वप्नों को साकार करने के लिए हमारे पास आज अच्छे अच्छे लीडर हैं जो ये दर्शाते हैं कि आने वाला समय भारत का है और आने वाले समय में भारतीय लोग अपने अच्छे मुकाम के लिए जाने जाएंगे। बिल्कुल शास्त्री जी, आप भारत के पास आज बहुत ही अच्छी लीडरशिप है और भारत का हर नौजवान और हर एक व्यक्ति ऐसा चाहता है कि भारत एक महासत्ता बने और जो होके रहेगा ऐसा लगता है। जी, अवश्य होगा। नरेंद्र मोदी आज एक सक्षम लीडर हैं जिनके जन्माक्षर हम काफ़ी टाइम पढ़े हैं। हर साल पंचांग में भी लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी का आने वाला समय कैसा रहेगा। फोरकास्टिंग करते हैं कि नरेंद्र मोदी ही अभी आने वाले समय में भी बड़ा प्रधान रहेंगे, आने वाले समय में क्या क्या कार्य करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों से नरेंद्र मोदी हमको प्रभावित करेंगे, जैसे धार्मिक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, विदेश यात्रा हो गई, और आज पूरे विश्व के लीडर
हमको नोटिस करना है कि भारत क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। तो बिल्कुल। ये एक अच्छी साइन है हमारे भारत के लिए भी, नरेंद्र मोदी के फ्यूचर भविष्य के लिए भी। तो ये एक अच्छी साइन है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन सा नंबर लकी या बेनिफिशियल माना जाता है? आज तो करंट टॉपिक की बात करेंगे। 2025 चल रहा है, हाँ हाँ। 9 का अंक चल रहा है, अच्छा। जो कि मंगल का अंक है। काफी क्रिएटिव अंक है। हम्म। मंगल वाले ज्यादातर उत्साही होते हैं। ये वर्ष भी उत्साही रहेगा। अच्छा। आपके जीवन में काफी सारा जो कार्यभार है, जिनको लेकर आप उत्साहित हैं, आने वाले समय में आपने 2025 के कुछ प्लान बनाए हो लाइफ में, तो ये एस्टैब्लिश करने के लिए 2025 काफी अच्छे से आपको हेल्पफुल रहेगा। 2025 जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, नई नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं। जैसे कि अभी की बात करें तो दिल्ली की एक नरेंद्र मोदी की अच्छी जीत हुई, जो एक अच्छा साइन दर्शाता है कि जो भी पूरे भारत का मुखिया है, बड़ा प्रधान है, वो जहां बैठा है वो जगह भी आज उसके हाथ में ना हो और आज उसके हाथ में हो, तो ये दो चीजों में फर्क पड़ता है। तो आज अच्छी चीज एक नोटिस करिए 2025 की शुरुआत में। 2025 की शुरुआत में ये पूर्ण महाकुंभ हो रहा है, जो कि काफी अरसे बाद आ रहा है। जब भी संयोग बनता है कि गुरु जब भी ऋषभ राशि में होता है, सूर्य जब भी मकर राशि में होता है और अमावस्या की तिथि पड़ रही हो, तो ऐसे में कुंभ का मेला लगता है। कुंभ के मेले के जो भी पौराणिक कथा है, और आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि वर्षों पहले समुद्र मंथन हुआ, देवता और दानवों का युद्ध हुआ। ऋषि दुर्वासा ने राजा इंद्र को एक माला का बना के दी थी कि ये माला अगर आप पहन के रखेंगे तो आपका हर हमेश विजय रहेगा और आपकी जो ये ऐश्वर्य है बरकरार रहेगी। लेकिन राजा इंद्र को लगा ऐसे हार में क्या मिलेगा। कोई भी चीज अपने को मिलती है तो अपने क्या उसके मोल भाव के बारे में सोच लेते हैं, ये कितने की होगी, इससे क्या फर्क पड़ता होगा। लेकिन उसके पीछे की जो रहस्यमयी दुनिया है उसके बारे में अपने नहीं सोचते। ऋषि दुर्वासा ने काफी अच्छा तप करके वो माला बनाई थी और देवराज को गिफ्ट करी थी। उन्होंने फेंक दिया, ऐरावत हाथी ने उसको कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि भाई आज जो भी आप स्वर्ग में भोग सुख भोग रहे हैं वो कल से बंद, और आपका जो भी राजपाट है वो सब नील हो जाएगा और आप दर बदर की ठोकरें पूरे देवताओं को खाने की नसीब हुई। फिर उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, त्रिदेव को प्रसन्न करके पूछा कि क्या कर सकते हैं। भगवान शिव ने अच्छा समाधान दिया, भगवान विष्णु ने अच्छा समाधान दिया कि आपको समुद्र मंथन करना चाहिए। मेरू पर्वत और शेषनाग को लेकर वो समुद्र मंथन हुआ और दानवों को भी मना लिया गया कि चलो समुद्र मंथन करते हैं, कुछ नया निकलेगा, अपने हासिल कर सकते हैं। और समुद्र एक ऐसी चीज है जिसमें काफी सारी चीजें रही हुई हैं। समुद्र की पुत्री हैं लक्ष्मी जी, जो समुद्र में से निकली हैं। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी निकले थे, स्वर्ण कलश निकला था, अमृत कलश निकला, विष निकला। भगवान शिव ने विष धारण किया और नीलकंठ कहा, क्योंकि ये जो विष है हलाहल विष था, जो भी पिएगा वो मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन भगवान ने कंठ में लेकर पूरी सृष्टि का विनाश होने से बचा लिया। तो ये जो चीज होती है वो आज पूरे विश्व के कोई भी गांव में जाओ, भगवान शिव का मंदिर आपको अवश्य मिलेगा। कोई भी गांव हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, तो शिव मंदिर जो है विश्व के हर कोने में, हर गांव में आपको मिल जाता है। तो ये भगवान शिव के प्रति अपनी समर्पितता है। उसके बाद लक्ष्मी जी निकले, बाद में अमृत कलश निकला। देवता और दानव को लगा कि हमको अमर हो जाना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर दानवों को पिला दिया जाए तो ये पृथ्वी आज है कल नहीं रहेगी। पृथ्वी को बचाने के लिए और देवताओं का कर्तव्य उनको वापस दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी अवतार धारण करके भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को क्रम में बिठा के अमृत देना शुरू किया और देवताओं ने अमृत पिया और अमर हो गए। राहु नाम का एक दानव था जिसने सोचा कि सबको अमृत पिला रहे, हमारा नंबर नहीं लगेगा। तो हमारा नंबर न लगे तो इस अच्छा है कि अपने मायावी हैं, मैं देव बन जाता हूँ और खड़ा रहता हूँ लाइन में, मेरे को अमृत मिल जाएगा। हर किसी की यही चाह रहती है। कोई आगे बढ़ रहा है तो लोग क्या सोचेंगे कि हम भी बढ़ जाएं, उसी की लाइन में खड़े रहते हैं। लोग नहीं सोचते कि अपनी लाइन खुद बनानी पड़ती है। तो राहु ने भी सोचा और भगवान विष्णु ने देख लिया कि ये दानव है, अमृत तो दे दिया। तुरंत अपना सुदर्शन निकाला, छेद कर दिया, धड़ अलग कर दिया, शरीर अलग कर दिया। तो दो चीजें होने के बाद भगवान ने शांति से दरबार बिठाया, सोचा कि भाई इन्होंने अमृत तो पी लिया है, अब मरेगा तो नहीं। तो राहु और केतु दो ग्रह बनाए। 7 वार होते हैं, रविवार से लेके शनिवार तक 7 ग्रह हैं और 2 जो हैं
छाया ग्रह हैं राहु और केतु। आज के तारीख में सभी लोगों के जन्माक्षर के हिसाब से भी ज्यादातर परेशान करने वाले ग्रह जो हैं अपने देखते हैं कि राहु और केतु की अवधि में आते हैं तो कालसर्प दोष बनता है। राहु और केतु पति पत्नी स्थान में होते हैं तो विवाह भंग योग बनता है। 1, 2, 3 विवाह जैसे भी कार्य बनते हैं। भाग्य के स्थान में आता है तो बार बार भाग्य विलंब होता है, भाग्य में भंग देखने को मिलता है। तो जैसी स्थिति में राहु केतु की परेशानी रहती है वैसे ग्रह बनते हैं। तो फिर कलश जो है, अमृत पी लिया है सबने, फिर कलश का कोई काम रहता नहीं। जैसे अपने पानी पिया फिर बोतल का क्या करेंगे, वेस्ट में फेंक देंगे। कलश में से वाचा निकली और भगवान को प्रश्न किया कि मैं अमृत कलश हूँ और आज तक मेरी पूजा हुई, मेरा जब तक अमृत मेरे पास था तब तक लगभग लोग मेरे पीछे दौड़ रहे थे, तो भगवान अब क्या हो गया। तो भगवान ने आशीर्वचन किया कि जब तक पृथ्वी पे कोई भी पूजन होता है तो तेरी पूजा ना हो तो कोई भी पूजा सफल नहीं होगी। तो आज अपने मकान लेते हैं तो भी घड़ा रखते हैं, दुकान लेते हैं तो भी घड़ा रखते हैं। माटी और पानी का ये जो कॉम्बिनेशन है कोई भी जगह को अपनी ओर खींचता है और अपने में बल बनाता है। और रही बात कुंभ मेले की, तो ये कलश लेके भगवान विष्णु जब दौड़ रहे थे उसमें से छलकते हुए 4 बूंदे गिरी जो आज अपने भारतवर्ष के 4 मुख्य स्थान हैं, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। अभी जो कंडीशन चल रही है ऋषभ का गुरु, जिसमें प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, आज से 144 साल पहले यही कंडीशन पे कुंभ मेला हुआ था। काफी वर्षों से कुंभ मेला आदि अनादि काल से चला आ रहा है। ये जो बातें बता रहा हूँ सतयुग की हैं। सतयुग के बाद द्वापर, त्रेता और अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग का भी ये कलियुग है, कली प्रथम चरण है, ये जो पहला समय चल रहा है। अभी तो आने वाले 5000 साल बाकी हैं। तो ये जो समय है कलयुग का, जिसमें ये 4 कुंभ के क्षेत्र लिखे हैं। कुंभ जो होता है बालक के जन्म से शुरू होता है। माता का गर्भ बालक के लिए कुंभ ही होता है, जिसमें एक अच्छा सा सर्जन होता है और एक अच्छा सा बालक बाहर निकलता है। कुंभ जो है वो मनोमंथन का कारक है। अपने को काफी हद तक देवताओं की जो भी लीलाएं हैं वो सीखने को मिलती हैं। जैसे कि समुद्र मंथन हुआ, वैसे ही लाइफ में अगर कोई भी जगह पे आप स्टक हो गए हैं, हैंग हो गए हैं, तो आपकी लाइफ का भी आप मनोमंथन करें तो उसमें से जो चाम कुछ चीजें निकल के आएगी वो भी आपको मोटिवेट करेगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। आप अच्छे गुरु के पास जाएं, गाइड करें, अच्छे ज्योतिषी के पास जाएं तो वो भी आपकी लाइफ जहां पे हैंग हो चुके हैं वहां से अपग्रेड करने के लिए मार्गदर्शन प्रोवाइड कर। जो मनोमंथन की क्रिया है कि भाई ऐसा क्यों, काफी लोगों का प्रश्न यही रहता है, महाराज जी मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। काफी लोगों का प्रश्न है, महाराज जी ईश्वर का दिया सब कुछ है, ये है वो है, ये चीजों के बारे में बताएं। तो ये जो चीजें होती हैं उसके जन्माक्षर को पहले से लिखी हुई विधाता ने है, लेकिन अपने जान करके उसको आने वाले समय में अच्छे से निखार सकते हैं। मैं बोलूँ कि उत्सव जी 2-3 दिन कहीं बाहर नहीं जाइएगा, आपके एक्सीडेंट का योग है। आप 2-3 दिन बाहर नहीं गए, आप थोड़े से आगे निकले 2-4 दिन बाद आपने देखा कि एक ट्रक पूरा झाड़ियों में घुसा हुआ पड़ा है, आपने देखा किसी और गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, आप क्या सोचेंगे? थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड, मैं बच गया। तो यही चीजें होती हैं छोटी छोटी जो ज्योतिष के माध्यम से देखी गई है। काफी ऐसे इनोवेटिव समय को भी हमने देखा है जो लोगों की लाइफ में शॉर्ट टाइम में बदला हुआ है। काफी लोगों के टाइम पे यह भी देखा गया है जो नहीं मानते हैं वो भी सुखी होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन वो फिर अपने भाग्य की जितनी सीमा है वहां तक सुखी होते हैं। लेकिन कुछ बदलाव चाहने के लिए और यही बदलाव करने के लिए, क्योंकि कलयुग ऐसा युग है जिसमें जो पुण्य करते हैं वो आज ही फल पाते हैं, मतलब आज के समय में पाते हैं। जैसे पहले का युग था, शरीर की रचना ऐसी की गई है, पृथ्वी की रचना भी ऐसी की गई है। सतयुग में अलग अलग जोन में लोग रहते थे, जैसे कि देवता जो है आकाश में रहते थे, दानव जो हैं वो पाताल लोक में रहते थे। तो ये डिस्टेंस था तो एक रचना बनी रहती थी। धीरे धीरे युग बदला, लोग एक ही घर में रहने लगे। पांडव कौरव एक ही घर में रहते थे और युद्ध लड़ाइयां हमने परिवारों की देखी। आज के युग में ऐसे दानव देव कुछ रहा नहीं है। अच्छा। आज के युग में आपके अंदर ही आपकी मनोस्थिति के अनुसार ही देवता और दानव बनते हैं। अभी आप शॉर्ट टेम्पर हुए और आपको गुस्सा आया तो आपकी पत्नी को आप में दानव दिखेगा, लेकिन वही चीज आप बेटे को बेटी को प्यार कर रहे हैं, उनको
देवता नजर भी आ सकता है। तो व्यक्ति के बदलाव की स्थिति अभी के समय में है। तो समुद्र मंथन की ये जो 4 क्षेत्र हैं वो काफी पहले के समय में अपने नदी वगैरह भी पसार करते थे। तो अपनी मम्मी कहती थी कि बेटा यहाँ से कॉइन डालो और नदी को प्रणाम करो। दूसरी बात, पहले अपने बाप दादा चल के जाते थे, वाहन वगैरह थे नहीं, ना कोई 4 व्हीलर थी, 2 व्हीलर था। तो चल के जाने के साथ साथ वो अपने पास एक कलश रखते थे, डोरी रखते थे, गुड़ चना वगैरह रखते थे और अपनी लाइफ को वॉकिंग वे में भी बैलेंस करते। क्योंकि पहले के ज़माने में ये पान के गल्ले या अभी की जो फ्रोजन फूड्स वगैरह रास्ते में मिले, ऐसा सिचुएशन था नहीं। तो नेचुरल थिंग्स जो थी वही खाते थे, पीते थे और अच्छे से 100 साल निकालते थे। अभी की कंडीशन है कि 60 निकाल ले तो अपने समझ रहे हैं कि हाँ थैंक गॉड ईश्वर ने अपने 60 निकाल दिए, अब जितने निकल रहे हैं वो बोनस में है। तो यही सिचुएशन आज की सिचुएशन है। और कुंभ में का महत्व जो है वो बहुत ही आने वाले समय में हमने ये समुद्र के मंथन के माध्यम से तो बताया ही है, लेकिन ये जो अमृत की वेला है, वो समय में जो अमृत गिरा है, वो जो क्षण आकाश में जो ग्रह नक्षत्र बैठे थे, वही ग्रह नक्षत्र आने के समय पे कुंभ के मेले होते हैं। अच्छा। कुंभ के मेले के स्नान जो है साधु, सन्यासी, नागा सन्यासी और सभी प्रकार से लोग करते हैं और अपने आप को एक धन्यता की अनुभूति कराते हैं। जो भी व्यक्ति निष्काम होके जाता है और सोचता है कि मैं ये जो स्नान कर रहा हूं उससे मेरे पापों का क्षमन होगा, आत्मा मजबूत होगी और ये आत्मा निर्मल होने का समय है। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में काफी सारी सिचुएशन जो है ये आज के स्नान से बदलाव वाली रहे। ये सोच जो है वो स्नान को महत्वपूर्ण बनाती है। बहुत ही डिटेल में आपने ये चीज़ बताई जो हमें मतलब कॉमन लोगों को, इवन मुझे भी कभी ये सब इतनी डिटेल में मालूम था नहीं। शास्त्री जी, हाँ जी, आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल बिजनेस या घर के लिए वास्तु का कितना इम्पोर्टेंस है? वास्तु का काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस ये चीज़ों में देखते ही हैं, रेगुलर बेस पे भी कंसल्ट करते हैं तो चाहकर नोटिस करते हैं कि भाई इनके घर में ऐसी कोई स्थिति है जिनसे ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वास्तु का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है, घर के हर एक कोने का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। दिशाएं जो हैं 10 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य, ऊपर और नीचे। तो ये 10 दिशाओं में से वास्तु को बैलेंस करने के लिए हर एक अलग अलग एंगल का महत्व दिया गया है। रसोई क्षेत्र को अग्नि कोण में दिया गया है, अग्नि कोण में ही क्यों दिया गया है, ईशान कोण में भगवान का वास क्यों दिया गया है, अलग अलग कॉर्नर्स के अलग अलग दिशाओं के देव हैं। जब भी पूजन करते हैं तो 9 ग्रहों के साथ साथ दिक्पाल यानी कि 10 दिशाओं के देव की भी पूजा होती है। वास्तु प्रीमाइसिस मेंशन करता है कि कौन से द्वार से लक्ष्मी आएगी, कौन से द्वार में लक्ष्मी नहीं आएगी। दूसरी बात, ये जो द्वार हैं कौन सी राशि को रिफ्लेक्ट करता है, कौन सी राशि को ज्यादा असर नहीं करेगा। दूसरी बात, वास्तु का प्रीमाइसिस कैसा होना चाहिए। अगर आप प्लॉट लेके बनाते हैं तो स्क्वायर प्लॉट हो तो वास्तु के प्रीमाइसिस अच्छे से बैठते हैं। अगर रेक्टेंगल में लेते हो तो काफ़ी हद तक अपने को स्क्वायर करके फिर आगे वास्तु बढ़ाना चाहिए। वास्तु के प्रीमाइसिस में व्यक्ति के नाम की महत्ता है, व्यक्ति के काम की महत्ता है, क्योंकि हर एक एंगल से बनाना पड़ता है। जैसे डेयरी उद्योग अपने टारगेट करें तो डेयरी उद्योग कैसा होना चाहिए तो उस हिसाब से ये प्रीमाइसिस पे पूरी इंडस्ट्री खड़ी होगी। यही बातें अगर घर के अंदर अप्लाई करें, जैसे कि आपकी फैमिली है, जैसे उत्सव भाई नाम है, ऋषभ राशि है, आपके बीवी, बच्चे, माता पिता, भाई भाभी सभी लोग साथ में रहते हैं। इसमें पर्टिकुलर जिसके नाम पे ये मकान है तो पहली असर जो है मकान की उसको होगी, फिर गृहिणी यानी कि जो धर्म पत्नी है उनकी उनको होगी, फिर उन्हीं की असर उनके बच्चों में आएगी। जैसे कि आज झोपड़पट्टी का विस्तार है, स्लम एरिया है और वहां पे रहने वाला आदमी, उसकी परवरिश में जो देखा जाता है वही चीजें धीरे धीरे अलग अलग घरों में जाते हैं, मिडिल क्लास में जाते हैं, अपर क्लास में जाते हैं, हायर अपर क्लास में जाते हैं। तो परवरिश में जो देखा गया है वो सिर्फ एक जगह का प्रभाव देखा जाता है। परवरिश जो है वो धीरे धीरे अपने हिसाब से अपने करते हैं। तो वास्तु प्रीमाइसिस कहाँ असर करता है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वास्तु प्रीमाइसिस जो है अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग एंगल्स पे, अलग अलग डायरेक्शन पे असर करता है। जैसे कि पूर्व दिशा का द्वार जो है वो काफ़ी हद तक प्रोग्रेसिव और एनर्जेटिक माना गया है। उत्तर दिशा का द्वार जो है वो काफ़ी हद तक फाइनेंस के लिए अच्छा माना गया है। पश्चिम दिशा का द्वार है जो फैमिलियर बॉन्डिंग है उसके लिए भी अच्छा माना गया है। लास्ट, घर के लिए अपने दक्षिण द्वार नहीं लेते हैं, क्यों? तो दक्षिण दिशा को यम की दिशा कही गई है।
तो ये भी अलग अलग मेंशन करते हैं कि दक्षिण की दिशा कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, पर ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। तो ये अवॉइड करने के पीछे भी कई सारे कारण हैं कि ये जो दिशा है हर किसी को सूट नहीं होती। जैसे कि शनि का रत्न पहनना है नीलम, बाकी ग्रह तो क्या है कि जैसे कि पोखराज पहन लिया, चंद्र का मोती पहन लिया, वैसे शनि का नीलम पहनना हो तो पहले उसको साथ में रखना पड़ता है, 15 दिन महीने साथ में लेके घूमना पड़ता है, उसकी असर को महसूस करना पड़ता है, फिर अपने धारण कर सकते हैं। अच्छा। तो ऐसे ही घर की सिचुएशन वास्तु के हिसाब से, अपनी नाम राशि के हिसाब से, न्यूमेरिकल जो नंबर का मकान है उसके हिसाब से क्या बन रहा है, ये कोई भी जगह पे जाते हुए व्यक्ति को उसकी सिक्स सेंस कह देती है कि ये मकान मेरे को ठंडा लगा, अच्छा लगा, मेरे को शीतलता प्रदान हुई। तो एक सिक्स सेंस होती है। दूसरी एक वास्तु एक्सपर्ट की राय होती है कि हाँ ये मकान जो है आपको फलेगा, इससे 5 मकान बनेंगे, इसके 10 मकान बनेंगे और आने वाले समय में आप यहाँ से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाएंगे। तो ये एक लाइफ की इंपॉर्टेंस होती है वास्तु के हिसाब से मकान लेना, क्योंकि हर किसी की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है एक अच्छा सा मकान और एक मुकाम बनाने के लिए। तो ये जो ज़िंदगी का अलग अलग पड़ाव है जहाँ पे आप मकान ले रहे हैं, दुकान ले रहे हैं, वाहन ले रहे हैं, तो ज्योतिष की एक आज्ञा कहो या राय कहो लेके करें तो उसको अच्छे से आप फुलफिल कर पाएंगे और उसको अच्छे से आप एंजॉय कर पाएंगे। काफ़ी सिचुएशन में देखा गया है बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं क्योंकि उनकी जो पढ़ाई है वो साउथ वेस्ट जोन में रखी गई है, उनकी पढ़ाई जो है साउथ ईस्ट जोन में रखी गई है। तो पढ़ाई के लिए बच्चों को कहाँ बिठाएं, तो वास्तु के हिसाब से जो घर मिला है उसमें पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट बिठा सकते हैं या फिर नॉर्थ वेस्ट बिठा सकते हैं, डायरेक्शन ईस्ट होनी चाहिए। तो ये हुई पढ़ाई का एंगल। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं आने वाले समय का फ्यूचर है उनके लिए ये एक सिचुएशन होती है। जिन बच्चों की शादियां तय नहीं हो रही, जैसे कि आपके परिवार में किसी की शादी बाकी है, काफ़ी अरसे से शादी नहीं हो रही, मैंने जन्माक्षर देखे, जन्माक्षर में परिस्थितियां अनुकूल हैं फिर भी शादी नहीं हो रही है, और घर पे जाके देखे कि भाई हाँ ये बच्चा तो अग्निकोण में सो रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में सो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में माइंड सेट जो है वो विकृत बनता है और ज़्यादातर शादियों से विपरीत दिशा में दौड़ता है। तो वही शादियां कराने के लिए भी जैसे कि कॉर्नर लिया जाता है, वायव्य कोण लिया गया है, पूर्व पश्चिम की डायरेक्शन ली गई है, तो ये काफ़ी हद तक सूटेबल रहती है। मेटाबॉलिज्म के हिसाब से ज़्यादातर आपको नींद ना आती हो तो आप दक्षिण में मस्तिष्क रख के उत्तर की ओर पैर करके सो सकते हैं। इससे आपकी नींद भी अच्छी होगी, आपका काम का स्ट्रेस भी कम होगा। रात को जिनके हवाई घोड़े दौड़ते रहते हैं यानी कि जिसको हम ड्रीम कहते हैं, तो वो भी शांति से सो पाएंगे और सुबह अच्छी फ्रेशनेस के साथ उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए मतलब जैसे मूड ऑफ फूड हमारी ब्रांड है, हम इंटीरियर टंकी प्रोजेक्ट्स, इंटीरियर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास ऐसे इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट एक्सपर्ट इन हाउस है जिसको बेसिक काफ़ी हद तक अच्छा वास्तु का भी नॉलेज है और जो हमारे क्लाइंट्स को वो चीज़ सजेस्ट भी करते हैं। ये ज़रूरी भी है क्योंकि वास्तु के हिसाब से आपकी यहाँ जो भी फर्नीचर बनती हैं वो आप अपने क्लाइंट को प्रॉपर सेटिस्फेक्शन के साथ, गाइडेंस के साथ डिलीवर करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बजटरी इशू होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बजटरी इशू नहीं है लेकिन एक चॉइस का इशू रहता है। तो वास्तु एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ से ये दोनों चीज़ें अच्छे से निकल के बाहर आती है। अच्छा। वास्तु के हिसाब से आपने अपने रूम को, हॉल को, किचन को, बेडरूम को, लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड किया है तो आने वाले समय में रिफ्लेक्ट करेगा आपकी लाइफस्टाइल पे, आपके परिवार की परवरिश पे, आपकी जर्नी पे। और जो प्रोग्रेस लोग देख रहे हैं फिर सोचेंगे ये घर में रहने आने के बाद ये लोग काफी अच्छे से प्रगति कर रहे हैं। मूड ऑफ फूड एक फर्नीचर, फर्निशिंग, डेकोर 360 सॉल्यूशन प्रोवाइडर, इंटीरियर टंकी सॉल्यूशन प्रोवाइडर ब्रांड है। क्या वास्तु के हिसाब से कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल है जो हर एक व्यक्ति को अपने घर और ऑफिस में ध्यान में रखने चाहिए? जी, आज मैं ऐसे सुवर्ण वास्तु टिप्स बताऊंगा जिससे आपके नॉर्मल सुनने वाले लोग, आपके यहाँ आने वाले लोग भी उसको अप्लाई करें तो अपने घर को अच्छे से एटलीस्ट बना सकते हैं। जैसे कि ईशान कोण का वास्तु आप परफेक्ट करते हैं तो आपके घर का 50% काम अच्छे से हो जाएगा। जैसे कि ईशान कोण में स्वच्छता होनी चाहिए, ईशान कोण में फूल पौधे में तुलसी वगैरह हो सकते हैं, ईशान कोण में आप अपने घर का मनी प्लांट लगवा सकते हैं, ईशान कोण में पानी की टंकी बनवाना, पानी का स्रोत होना,
ये भी एक अच्छी साइन होती है। तो एक ईशान कोण के बारे में इतना बताया। दूसरी बात बताते हैं, जिन व्यक्तियों के घर की डायरेक्शन बात करें कि रसोई क्षेत्र, यानी कि जो बहनों का सबसे फेवरेट प्लेस है। बिल्कुल। आजकल तो जेंट्स भी पसंद करते हैं रसोई वगैरह बनाना, बिल्कुल। क्योंकि मास्टर शेफ पूरे वर्ल्ड में जितने भी ज्यादातर लोग रसोई बनाते हैं रेस्टोरेंट में और अच्छे से अच्छी रसोई बनाते हैं वो ज्यादातर जेंट्स हैं। पर हमारे यहाँ अन्नपूर्णा का महत्व कुछ अलग है और माता बहनें आज जो हिसाब से खाना पकाती हैं और जो विचारों से पकाती हैं वही कैसे अन्न ऐसा ओड़कार, तो ये चीजें यहाँ से निकल के आती हैं। अग्निकोण में अगर आप रसोई क्षेत्र बनाते हैं और पूर्व पश्चिम की डायरेक्शन रखते हैं तो माता बहनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सोच विचार अच्छा बनता है। कोई भी खाना कौन से विचार से बनाया गया है तो वैसे ही असर करेगा। जैसे कि मैं कोई सीरियल देखते हुए, जैसे कि कोई मारकाट की सीरियल है, ऐसा आजकल खाने में ट्रेंड हो गया है, बच्चों को मोबाइल देख के खाना खिलाते हैं। तो ये सिचुएशन जो है आने वाले समय में भी रिफ्लेक्ट करेगी कि जैसे खा रहे हैं वैसे खाने को अच्छे से स्वाद लेके खाना चाहिए। ये अपनी भारतीय परंपरा है, क्योंकि 5 उंगलियां इकट्ठा करके अपने पहले खाते थे। आज वही चीजें चम्मच और कांटे ने, छुरी कांटे ने ले ली है। 5 अलग अलग उंगलियां पांचों तत्वों को रिफ्लेक्ट करती हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। तो ये जो है ये बैलेंस करता है अपनी शरीर की शैली को। पहले जमीन के पे बैठ के बाजोट लगा के खाने की आदत थी, आज वही बुफे सिस्टम तक आ गया है। लोगों के घरों में हाई स्टैंडर्ड की सिचुएशन, हाँ, तो ये सिचुएशन थे। लेकिन आजकल नए, जैसे कि आपने बताया कि मूड ऑफ फूड का कॉन्सेप्ट जो है वो वास्तु को अनुसारित करता है और अच्छे से बना के देता है। पूरा प्रोजेक्ट लेके पूरा मकान जो है वास्तु के हिसाब से कंसल्ट करवा के आपको एक बेहतर घर बना के देता है, क्योंकि ईंटों से बना हुआ मकान होता है, मकान में रहने आने वाले लोग उसको घर बनाते हैं। काफी लोग पूछते हैं कि भारत में इतने देवी देवता क्यों है शास्त्री जी। तो मैं कभी कभी बोल देता हूँ कि जब ईश्वर भी रचना बनाने बैठा होगा तो उसने भी सोचा होगा कि भाई हाँ, यहाँ पे भगवान का मंदिर बनाना चाहिए। तो वो भारत वो भूमि है जहाँ पे भगवान का मंदिर है और बाकी की सिचुएशन हमारा बेडरूम, रेस्ट रूम वगैरह जो भी है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो जैसे मैं पूछ रहा हूँ, हाँ पूछिए कि वैसे देखा जाए तो जो ईशान कोने में मंदिर होना चाहिए आप बोल रहे हो। हाँ राइट। तो वर्ल्ड मैप पे भी भारत का ईशान कोने में है क्या? जी कह सकते हैं। अच्छा, क्या बात है। क्योंकि पूरा जो आज का संस्कृति का वर्ग है वो ज्यादातर भारत से बिलोंग करता है। सभी प्रकार की संस्कृतियां यहाँ से निकल के पूरे वर्ल्ड में गई हैं। अच्छा, मॉडर्न घर या ऑफिसेज में वास्तु कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्या कंस्ट्रक्शन को बदले बिना भी वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है? हाँ, वास्तु की एक बेसिक चीज लिखी गई है कि बिना तोड़फोड़ किए भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि करंट सिनारियो में आप जैसे हैं उसी में आपको कुछ बदलाव लाना है, क्योंकि हर किसी की ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि आज बोले और कल से सेटअप चेंज, और ऐसा तो है नहीं कर दिया। तो पहले से बेसिक से शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उसमें अपग्रेडेशन आएगा तो आगे नया कुछ होगा। जैसे कि आज की ऑफिस की रचना है, आज मेरे पास आईटी की अच्छी से अच्छी बड़ी ऑफिस है, लंबा एक मैंने रूम साइज ऑफिस ले लिया है, पूरा हॉल है जिसमें मेरे 150 एम्प्लॉय काम करते हैं। लेकिन फिर भी मैं काफी अरसे से यही सिनारियो में चल रहा हूँ और थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो रहा हूँ। तो एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट क्या करेगा? वास्तु कंसल्टेंट पहले जगह को रीड करेगा, लैंड अभी की कंडीशन में पॉजिटिव चल रही है, नेगेटिव चल रही है। दूसरी बात वो कंसल्ट करेगा कि यहाँ का जो मेन ओनर है, जिसकी लीडरशिप में, जिसकी मेंटोर में ये सिचुएशन चल रही है, उसकी डायरेक्शन क्या बैठ रही है, उसको ये प्रीमाइसिस में बैठना चाहिए तो कहाँ बैठना चाहिए। दूसरी बात, उसके साथ जो कोऑर्डिनेट एम्प्लॉइज हैं, जो 150 में से 10 तो होंगे जो डे टू डे का काम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सेकंड हैंड लीडरशिप जिसको बोल सकते हैं, तो वो उसको कहाँ बिठा सकते हैं। अच्छा, ऑफिस स्ट्रक्चर में मेन चीज रहती है कि पहले आप मेन व्यक्ति को बिठाएं, ओनर ऑफ द ऑफिस, सेकंड उसके नीचे जो काम करने वाले, सेकंड उसके बाद के जो को ओनर हैं या फिर को वर्किंग व्यक्ति हैं तो उसको बिठाएं। उसके साथ साथ व्यक्ति की डायरेक्शन और स्टाफ की डायरेक्शन क्या बैठ रही हैं, जिससे स्टाफ प्रॉपर कोऑर्डिनेट करेगा। अच्छा, और व्यक्ति
उनसे इंस्पायर होकर आगे का फ्यूचर सोच पाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस के कामों में ही उलझा रहता है और नया कुछ कर नहीं पाता। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एक स्पेस लेता है और अच्छे से अपग्रेड करता है। बिल्कुल। तो वही मतलब आज जो भी नई ऑफिस ले रहे, तो उनको ये माध्यम से आप और हम ये कहना चाहेंगे कि जब ऑफिस का लेआउट डिज़ाइन होता है तभी से उसको ऐसे ही तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है जैसे जिससे आपका डेवलपमेंट और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वही आपका कहने का मतलब है जी मेरे हिसाब से। जी जी, क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न ऑफिस बन रही हैं वो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वास्तु के प्रीमाइसिस के हिसाब से हो, और हर किसी को 100% वास्तु के हिसाब से कोई चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन उसको 100% बना सकते हैं। तो वास्तु को शुरुआत में, जैसे कि आपने फर्नीचर का काम शुरू किया ऑफिस में, जैसे कि आपने इंटीरियर को बुलाया, वैसे ही आप वास्तु कंसल्टेंट को भी बुला के अपनी ऑफिस कंसल्ट करवा सकते हैं। अच्छा। जिससे क्या होगा कि बाद में आपको कोई तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ेगी। आप जब तक वो ऑफिस चला रहे हैं, जहां से आप अपग्रेड होकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तब तक वो ऑफिस आपको उतनी ही फलदायी रहेगी जितना आपने वास्तु के हिसाब से परफेक्ट बनाया है। सही बात है, सही बात है। क्या लाइट्स और डेकोर आइटम का वास्तु से कोई संबंध है? अगर है तो कौन से रंग का प्लेसमेंट कौन सी जगह पे करने से घर की एनर्जी और प्रॉस्पेरिटी बढ़ाई जा सकती है? जी, लाइट्स डेकोर का काफी हद तक महत्व वास्तु में दिया गया है। जैसा देखते हैं वैसा सोचते हैं। मेरी आंखों के सामने अगर फाउंटेन है तो मेरे विचार भी ऐसे ही क्रिएटिव रहेंगे। मेरी आंखों के सामने एक लायन का चिन्ह है जो कि एक खूंखार और लीडर की तरह खड़ा है, तो मैं इंस्पायर होऊंगा। जैसे कि मेरी बैक वॉल पे अगर मैंने मेरी दादाजी की या मेरे पूछते ही नहीं कोई ऐसी चीज लगाई है जिसको देख के मैं इंस्पायर हो रहा हूँ कि हाँ मेरे पास ये है और आने वाले समय में ये नाम मेरे को आगे बढ़ाना है। तो ये कई सारी जैसे वॉल होती है, तो वॉल होती ही हमेशा कुछ ना कुछ रखने के लिए होती है, और वॉल बोल पाती तो अपने को काफी हद तक बोल देती कि ये लगाइए, लेकिन वास्तु उसके हिसाब से बोल लेता है। तो बेसिकली अलग अलग एंगल्स में अपने वास्तु रख सकते हैं। अग्निकोण है और अपने घर में ऐसा लगता है काफी हद तक बीमारियां चल रही हैं, तो अग्निकोण में आप रेड लाइट लगवा सकते हैं, जिससे एनर्जी लेवल बढ़ता है और शारीरिक सुखाकारी अच्छी रहती है। ऐसे ही जैसे बात करें नैऋत्य कोण है, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, घर का जो मुखिया है उसको अगर अर्निंग पर्सन, मुखिया यानी अर्निंग पर्सन, ओल्ड एज वडील व्यक्ति जो भी आप बोले, तो उसको अगर आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में बेड बनवाते हैं, उसकी रूम बनवाते हैं, तो उसकी एक नाम, पद, प्रतिष्ठा और पर्सनालिटी में भी बढ़ोतरी होती है, और वो जो व्यक्ति है अच्छे से निखर के बाहर आता है, और लोग बोलते हैं कि भैया इसके घर में इसकी चलती हैं, तो ये चलने के लिए डायरेक्शन होती है। अच्छा शास्त्री जी, अहमदाबाद गांधीनगर का की कनेक्टिविटी और सराउंडिंग एरिया का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। ऐसे में लैंड वास्तु, होटल वास्तु, इंडस्ट्री वास्तु, फ्लैट वास्तु, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? अभी अहमदाबाद एक ग्रोथ स्टेज पे चल रहा है, जिसको आप बोल सकते हैं कि आने वाले 10 साल में आप ये अभी का अहमदाबाद जो है 20-30% ही देख रहे हैं। अच्छा। आने वाले समय में उतना डेवलपमेंट है। अभी ये पॉडकास्ट के माध्यम से हम बता सकते हैं कि आने वाले समय में अहमदाबाद सराउंडिंग ये ट्रायो सिटी जो है, गांधीनगर, अहमदाबाद और इंटरकनेक्टेड जो भी छोटी छोटी सिटीज़ हैं, तो उसको कनेक्ट करने के लिए आने वाला समय मजबूत दिखाया गया है। पूरे वर्ल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी के अच्छी सिनारियो देखें और अपने गुजराती की एंगल से देखें, तो अभी का ये बेस्ट पीरियड चल रहा है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। आने वाले समय में गुजरात और गांधीनगर का जो कनेक्शन देखेंगे, ऐसा लगेगा कि गुजरात और गांधीनगर दो अलग नहीं, एक ही चीज़ है। आपकी के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत आने वाले समय की फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग बताना चाहूँगा, क्योंकि आजकल के नॉर्मल जो मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन नहीं मिल पाती हैं, उनको मैं थोड़ा फोकस करना चाहूँगा कि आप अपने समय के हिसाब से आने वाले समय में अगर निवेश करना चाहते हैं तो यही समय है जिसमें आप अच्छे से निवेश कर सकते हैं। तो अभी के समय के हिसाब से सोचें तो सोना, चांदी, ज़मीन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें हैं। आने वाले समय में यही इन्वेस्टमेंट मेजर इफेक्ट करेंगे। शेयर, स्टॉक्स, ये भी एक इन्वेस्टमेंट का माध्यम है। सेफर साइड इन्वेस्टमेंट देखा गया है ये सभी चीज़ों में। लोग आजकल इन्वेस्ट करते हैं अपने समय को लेकर कि हाँ आने वाले 5 साल 10 साल में मैं क्या कर सकता हूँ।
एक इंश्योरेंस एजेंट होता है तो क्या बोलता है, साहब आपकी ये उम्र के बाद आपको इतना इतना शुरू होगा, लेकिन अगर आपकी कुंडली के हिसाब से आगे बढ़े, वास्तु के हिसाब से आगे बढ़े, तो यही समय पे आप पूरा सिचुएशन अर्न कर सकते हैं। जो आज हैं उनके 10 टाइम 20 टाइम 100 टाइम बेटर बन सकते हैं एक अच्छी गाइडेंस पाने के बाद। अच्छा शास्त्री जी, जो अभी ये करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। ऑलरेडी कुंभ के बारे में आपने अभी थोड़ी सी लाइट उस पर डाली थी, पर ये जो कुंभ मेला है वो 144 साल के बाद ही क्यों आता है? वो 144 के आंक के पीछे का क्या रहस्य है? 144 साल का जो ये कुंभ महापर्व आप बता रहे हैं, अभी 2025 चल रहा है, 2 + 2 + 5 यानी कि 9 अंक हुआ, 144 साल का भी 9 अंक हुआ। दूसरी बात, 144 साल ऐसा कोई टारगेट नहीं है, लेकिन सूर्य की प्रदक्षिणा, ये जो गुरु की परिक्रमा है हर 12 साल में होती है, गुरु यानी जुपिटर, तो ये गुरु की कंडीशन जो है हर 12 साल में अपग्रेड होकर 1 साल लगता है, पूरे 13 महीने लगते हैं गुरु को प्रदक्षिणा करने में। तो ऐसे ही आने वाले सिचुएशन को घूमते हुए 12 साल लगते हैं, तब जाके एक कुंभ वापस से आता है। अच्छा। जैसे कि अभी ऋषभ का गुरु है, आने वाले 12 सालों के बाद ऋषभ का गुरु होगा, तब जाके कुंभ मेला आयोजित होगा। ग्रहों के गणित के हिसाब से ही ये सारी चीजें बनती हैं। सनातन संस्कृति में जब भी ये कुंभ महापर्व की बात निकलती है, तब ये समुद्र मंथन की भी बात आती है, ऋषि मुनियों की भी बात आती है। तो अलग अलग समय में, अलग अलग युग में ये जो कुंभ के मेलों का आयोजन है, 4 ये जो क्षेत्र हैं वो तीर्थ क्षेत्र हैं। अभी तीर्थराज प्रयाग में ये महाकुंभ जो हुआ है, आज के समय में न भूतो न भविष्यति, पूरे वर्ल्ड में ऐसी इतनी बड़ी लागत में कहीं पब्लिक इकट्ठा हुई है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कहा जा सकता है, वो सिर्फ प्रयागराज में हुई है। जो अभी के पहले की जगहों की बात करें तो उससे 5-10 गुना ज़्यादा है। तो एक बड़ी बात होती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा आयोजन हुआ, जहां भी इतना बड़ा आयोजन हुआ होगा, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आज से बड़ा नहीं देखा गया है। तो ये कुंभ महापर्व 144 साल बाद जो आपने कहा, तो 12 साल और इंटू 12 यानी कि 144 साल होते हैं। 12 साल का कुंभ 12 बार घूम के आए, तब जाके ये कुंभ महापर्व बनता है, पूर्ण महाकुंभ महापर्व। अच्छा, हर 144 के बाद पूर्ण महाकुंभ, हर 12 साल के बाद पुराने वाले 144 हो जाते हैं। अच्छा, जैसे कि आज मुझे 12 हुए तो आने वाले 12 के बाद मुझे 24 हो गए, ऐसे ही 144 भी होगा। लेकिन उसके बाद सेकंड जो 12 साल का था उसको भी आने वाले समय में 144 होगा। तो ये एक कैलकुलेटिव होता है कि अच्छा और स्टेडी चल रहा है। और महाकुंभ का जो महात्म्य है वो आज की कंडीशन में काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस है, सोशल मीडिया माध्यम है, लोगों की देखने का दृष्टिकोण है। स्नान का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे लिखा गया है, पूर्ण महाकुंभ, महाकुंभ में स्नान क्यों? आज की जनरेशन को ऐसा लगे कि हम तो रोज नहाते हैं, फिर महाकुंभ में जाके क्यों नहाएंगे? तो महाकुंभ जो है वो आकाश की जो घटनाओं को दर्शाता है, गुरु की कंडीशन को दर्शाता है, सूर्य की कंडीशन को दर्शाता है। ये जो ग्रहों का गणित होता है ना, तो उसमें जो चीजें बन के निकल के बाहर आती हैं वो अमृत रूपी है। कोई ऐसी घटना, जैसे पुष्य नक्षत्र में लोग सोना चांदी खरीदते हैं, आपने सुना भी होगा, और पुष्य नक्षत्र में 12 महीने के चौपड़े भी खरीदते हैं कि भाई हाँ यहाँ से चौपड़े ले लेते हैं, आज से ये पुष्य नक्षत्र आया है तो अखंड फल मिलेगा। तो ये जो ग्रह नक्षत्रों का गणित के हिसाब से जो कुंभ महापर्व बना है उसका काफी हद तक स्नान से बहुत ही महत्वपूर्ण लिखा गया। स्नान करने के भी प्रकार लिखे गए हैं। पहले के जमाने में शास्त्रकारों ने बहुत सुंदर रचना बनाई थी कि 3 बार स्नान करना और 1 बार भोजन करना। नंदी को कहा कि जाओ पृथ्वी पे जाके बोल दो। नंदी भी उत्साही था, बोलता हुआ निकल गया कि 3 बार स्नान करना और 1 बार खाना। पृथ्वी पे जाके उसने बता दिया 3 बार खाना और 1 बार नहाना। आज सारी बीमारियों का जड़ जो है यहीं से शुरू होता है। स्नान करने की जो परंपरा है वो शास्त्रोकारों ने आदि अनादि युगों से बताई है। जल में जीव है, शरीर की जो भी एनर्जी है 70% पानी है। तो बॉडी में अगर पानी ना हो तो बॉडी का कोई महत्व नहीं रह जाता। 70% पानी है तो मन मस्तिष्क का ये जो दरिया है उसमें
हजारों करोड़ों विचार आते हैं, उसको भी पानी के आधार पर रिफ्लेक्ट किया गया कि मन में अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो वही निखर के बाहर आएगी, मंथन करेंगे तो ये कुंभ की महात्मा को दर्शाता है। महाकुंभ में नागा साधुओं को सबसे पहला स्नान दिया गया है। उन्होंने अपने समय में वो पुरवार किया, तब जाके ये सिचुएशन बनी है। साधु संत समाज को, शंकराचार्यों को, सभी को स्नान के लिए पहली अनुमति है। उसके साथ साथ क्योंकि गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जिन्हें गोविंद दियो बताए। तो पहले उन्हीं की रचना आगे की गई है और गुरु परंपरा में, गुरुकुलों में अभ्यास करके आगे बढ़ने वाली ये जो जनरेशन है, आने वाले सिचुएशनों में हम भारत को बहुत आगे देख रहे हैं। आपने सोचा होगा उससे मैं 10 टाइम फार आगे देख रहा हूं भारत के भविष्य को। अच्छा। भारत आने वाले समय में 3 क्षेत्रों से आगे बढ़ेगा। अच्छा। मकान, मंदिर और मार्ग। ये तीनों का अनुभव आप अभी के सिचुएशन में कर सकते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा अच्छे और खूबसूरत रास्ते अभी के दौर में बन रहे हैं। बड़े से बड़े रास्ते, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, अच्छे से अच्छी इनोवेशन बेहतर कैसे हो पाए, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है। दूसरा बनेगा मकान। आज आप जो मकान में रह रहे हैं, या तो आप उसको और अच्छा बनाएंगे या फिर उसको यहाँ से रख के कोई बड़ा सा ऐसा मुकाम हासिल करेंगे जिससे और बेहतर दिख सके। और तीसरा मंदिर, ईश्वर को आज हम और समीप पाना चाहते हैं। भारतवर्ष में रामलल्ला का मंदिर बना है, ऐसे ही भारतवर्ष में आदि अनादि काल से कई सारे मंदिर बने हुए हैं। लेकिन आज के वास्तु कॉन्सेप्ट में एक चीज ये भी देखी गई है, लोग घर के पास मंदिर चाहते हैं, लोग अपनी सोसाइटी में मंदिर चाहते हैं, लोग अपने घर में मंदिर चाहते हैं, लोग ईश्वर से दूर रहना चाहते ही नहीं है। तो यही सिनारियो लोगों को आगे बढ़ाता है और सुखी संपन्न बनाता है। कुंभ मेले का एक स्पिरिचुअल और एक साइंटिफिक एस्पेक्ट, और उस दोनों को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश देंगे शास्त्री जी? अवश्य देंगे। कुंभ का मेला जो है साइंटिफिकली सोचें तो जिस हिसाब से कुंभ की रचना है, मैंने पहले भी बताया है कि बच्चों का जन्म भी एक कुंभ में होता है, यानी कि माता का गर्भ जो उसके लिए डेवलपिंग फेज होता है, और उसमें से निकल के पूर्णतः एक विकसित आदमी बाहर निकलता है, विकसित औरत या जो भी बच्चा बाहर निकलता है। तो ये कुंभ की रचना होती है। उसके बाद आदमी जब भी देहांत होता है, अंत में भी उसके नाम के लिए एक घड़ा अपने फोड़ देते हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु की क्रिया तक कुंभ का महत्व है। दूसरी बात, मकान, दुकान, सभी प्रकार की चीजों को खरीदने के बाद वो हमें अनुकूल बने, उसके लिए कुंभ की स्थापना होती है। दूसरी बात, कोई भी मंदिर बने, कोई भी देरासर बने, कोई भी प्रकार से रचना हो, संसद भवन भी बने, तो भी कुंभ को स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। कुंभ यानी कि सिर्फ एक रचना या कुंभ या महोत्सव या कुछ ऐसा नहीं है। कुंभ एक संस्कृति को दर्शाता है, एक युग को दर्शाता है, आदि अनादि काल से जो चली आ रही परंपरा है उसको दर्शाता है। अमृत कलश, अमृत क्या होता है? हमारे जीवन में जो मंथन करके हमारे लिए जो अच्छा है वो निकल के बाहर आए, वही हमारे जीवन का अमृत है। अमृत कोई पर्टिकुलर ऐसा है नहीं। आज के युग में कोई भी अमरत्व लेके पैदा नहीं हुआ है, सिवाय के चिरंजीवियों के। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। ये सभी के नाम आपको याद रहे ना रहे, लेकिन हनुमान जी महाराज का रहेगा क्योंकि वो जीवित हैं, वो हाजरा हजूर हैं। आज भी कोई ऐसा 4 रास्ता हो जहां पे ज्यादा से ज्यादा अकस्मात होते हों, हनुमान जी की स्थापना हो जाने के बाद वहां पे अकस्मात बंद हो जाते हैं। अच्छा। तो ये एक कॉन्फिडेंट है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है हमारी, या फिर हमारी जो आस्था है या हमारी जो ये रचना है उसको रिफ्लेक्ट करता है। कभी कभी देखा गया है कि ये जो कुंभ का मेला है इतने बड़े पैमाने पे कैसे हो गया, ऐसे ही बड़े पैमाने पे होता था, लेकिन आज के युग ने देखना शुरू किया है। हमारे पास 3rd विजन है, जिससे सोशल मीडिया है, माध्यम है। पहले भी इतने ही लोग जाते थे, पहले 140 करोड़ की बस्ती नहीं थी, पहले 20 करोड़ की होगी, तो 20 करोड़ में से आधे, 1/4, 5 करोड़ जाते होंगे। आज बस्ती ज्यादा है तो उस हिसाब से जाते हैं, लेकिन आज भारतीय संस्कृति का डंका पूरे विश्व फलक पे
परचम लहराया हुआ है, तो आज वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। आज काफी मैं जब भी टीवी माध्यम से देखता हूँ तो विदेशी संस्कृतियां शिव भक्त हो रही हैं, कृष्ण भक्त हो रही हैं, स्वामीनारायण भक्त हो रही हैं, जैन पंथी हो रही हैं, वैष्णव पंथी हो रही हैं। तो ये जो हमारी संस्कृतियां निकल के बाहर आई हैं और वही संस्कृतियों को फॉलो करके वो लोग भी अपने जीवन में पीस यानी कि शांति का अनुभव कर रहे हैं। मन की शांति के लिए ईश्वर की प्रार्थना से अलावा ऊपर कुछ भी नहीं है। आप मन को शांत करना चाहते हैं, आप ध्यान लगाइए। जिनको भी आप मानते हैं, देवी देवता, माता पिता या फिर कोई भी ऐसा होल यूनिवर्स में, आप सिर्फ ओम को एक माध्यम बना लीजिए। ओमकार नाद करते हुए भी आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपको महसूस कराएगी कि आज के दिन में आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी रचनाओं को आप अपने जीवन में डे टू डे में एडजस्ट करने के बाद आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव दे सकते हैं। आपने अपनी लाइफस्टाइल में आज तक सुबह से रात तक की कभी भी जर्नी एक बार नोटिस करी? नहीं करी, लेकिन कभी करिए कि आज सुबह उठा, रात तक मैंने क्या किया। आजकल मैं देखता हूँ लोग इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में डे जर्नी भी बताते हैं कि मैं दिन में क्या कर रहा हूँ। कहने का माध्यम ये है, व्यक्ति को अगर आगे जाना है तो उसकी जो जर्नी चल रही है उसको वो मेंशन करना शुरू करे। मतलब खुद ऑब्जर्व करें कि मैं एटलीस्ट मेरे जीवन में अपग्रेड होने के लिए समय दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। अपग्रेड होने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। मेरी लाइफ के ये सारे गोल हैं जिसमें से मैं आगे बढ़ सकता हूं। ज्योतिष के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से मेरे को क्या सुटेबल रहेगा। यही सोच बनाकर व्यक्ति आगे बढ़ता है और धीरे धीरे अपने एम्पायर को खड़ा करता है और एक स्टेडी पोजीशन पाकर टॉप क्लास लाइफस्टाइल को भोग सकता है। शास्त्री जी, रंग शास्त्र का क्या महत्व है? क्या कलर्स किसी की डेली लाइफ में, बिजनेस में क्या असर डाल सकता है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आज के दौर में आज के लोगों के लिए एक अच्छा आंसर भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। जैसे कि सोमवार से लेके रविवार तक के जितने भी डेज हैं उनके अलग अलग कलर्स हैं। अच्छा। रविवार का ऑरेंज कलर है, सोमवार का सफेद कलर है, मंगलवार का लाल कलर है, बुधवार का ग्रीन कलर है, गुरुवार का येलो कलर है, शुक्रवार का सफेद कलर है, पिंक कलर है। फिर अलग अलग लाइटर डार्क शेड भी ले सकते हैं। शनिवार का ब्लैक, ब्लू और डार्क कलर है। तो ये सारी बातें हुई 7 रंगों की। जानी वाली पिनारा अपने बचपन में जानते थे। तो 7 रंगों का जो महत्व लाइफस्टाइल में है, तो डे टू डे लाइफस्टाइल में आप अगर उन्हीं कलरों के हिसाब से, उन्हीं वार के हिसाब से कपड़े पहनते हैं तो आपके काम को थोड़ी मदद मिलती है। अच्छा। जैसे कि आपको आज इंटरव्यू है, आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, आज शुक्रवार है, तो आप व्हाइट पहनिए, देखिए आपकी असर अच्छी होगी। देखिए मैंने पहना है व्हाइट। हाँ, यही। पर मैंने ये किसी मतलब वो बिलीफ से यार ऐसे मतलब बस ऐसे पहन लिया और हो गया, मुझे पता नहीं था। सिक्स सेंस भी एक होती है चीज। अच्छा। और दूसरी बात की हर किसी की लाइफ में अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसे कि कोई लोग सोशल लीडर हैं तो वो पर्टिकुलर व्हाइट ही पहनते हैं। अच्छा। एक ऑरा होती है, एक इमेज होती है अपने माइंड में। जैसे कि आपने माइंड में सोचा होगा कि शास्त्री जी, पंडित जी कैसे होते होंगे, तो धोती पहने होंगे, जबा पहने होंगे, कोटी पहने होंगे, ऐसी माला वगैरह होंगी, रुद्राक्ष वगैरह धारण करे होंगे। तो एक इमेज होती है बिल्डअप। लाइफ में हर किसी की अलग अलग इमेज होती है, दो अलग अलग। तो ये चीजें होती हैं अलग अलग व्यवसाय को लेकर, क्या धारा धोरण है, क्या पहनना चाहिए। व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से उसके शुभ रंग होते हैं, व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से उसके शुभ ग्रह होते हैं। तो वो कलर्स, वो कॉम्बिनेशन उसको ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। अलग अलग रंगों को पहनना, अलग अलग रंगों के सामने रहना, वो चीजें होती हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि आपकी ऑफिस है, आप पूरा ब्लैक बना लीजिए, आपके विचार स्टक हो जाएंगे। अच्छा। आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन मैं बोलूं कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर चीज है उसको आप ऐसा बनाइए, ये चीज है उसको आप ऐसा बनाइए। मैं बोलूं कि आप जहां पे बैठे हैं, जहां से आपको अलग अलग बड़ा बड़ा काम लेना है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेने हैं, तो आपकी जो बैठक शैली है उस पर आप गणेश जी रख सकते हैं। आपकी बैठक शैली है उसमें आप हाथियों का जोड़ा रख सकते हैं। आप अपनी बैकएंड साइड पे 7 घोड़ों वाला चिन्ह रख सकते हैं। आप बोलेंगे कि शास्त्री जी ये घोड़े क्या दर्शाते हैं, तो सूर्य जो है उसके 7
घोड़े होते हैं जो किरणों की गति को दर्शाते हैं, और आपकी लाइफस्टाइल में भी गति चाहते हैं। तो आजकल कोई भी पावर का नाम देवें तो अपने हाई पावर में हो तो क्या बोल सकते हैं, इसका जो है हॉर्स पावर है। अच्छा। तो ये हॉर्स जो है काफी हद तक रिफ्लेक्ट करता है। वैसे ही शास्त्री जी, जब हम हमारे व्यवसाय में जब हम इंटीरियर के बारे में बात करते हैं या इंटीरियर के बारे में किसी को सजेशन देते हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो लोग भी जब भी, स्पेशली आज के ज़माने में अगर जब भी हम लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करें या घर के कलर्स की बात करें, तो हम लोग उनको बिल्कुल यही सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा लाइट कलर रखिए, मन को शांति मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, या फिर घर बड़ा बड़ा लगेगा। अगर वो डार्क कलर से ऐसा लगेगा कि मतलब घर आपको सामने से छोटा लगेगा। वही लाइट कलर्स का कॉम्बिनेशन, और आजकल जो मिनिमलिज्म का जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें भी लाइट कलर्स और अच्छे डेकोर पीसेस और फर्नीचर से घर को डेकोर करते हैं लोग, और हम भी वही सजेस्ट करते हैं। सेम तरीके से जैसे आपने बोला कि ये 7 घोड़े का है या हाथी का जोड़ा है, वो सब भी हम लोग भी जब हम इंटीरियर ऑफिस में या घर में जब डेकोर सजेस्ट करते हैं, तभी हमारे जो एक्सपर्ट है, विजुअल मर्चेंडाइजर, इंटीरियर स्टाइलिस्ट, वो भी ये सब चीज़ें वहाँ पे रख करके करते। तो हम ये इंस्टिंक्ट से करते थे, हमें ये इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता था, पर अच्छा हुआ आपने ये बताया, तो हम उसको और अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे। जरूरी है। वास्तु के अनुसंधान में आप देखें तो आपके घर में जैसी चीजें पड़ी हैं, जैसे कि मैं सोचूं कि हाँ नॉर्मल फैमिली रह रही है, तो कहीं कपड़े पड़े हैं, बिखरा बिखरा घर पड़ा है, तो एनर्जी भी ऐसे ही रहेगी। व्यक्ति भी एकदम आलसी रहेगा, धीरे धीरे काम करेगा, डे टू डे लाइफ में मस्त रहेगा। लेकिन अपग्रेड होना है तो उसको अपना विजन, यानी कि जो दिख रहा है वो प्रॉपर मिलना चाहिए। ऑफिस का विजन एकदम प्रॉपर, सीटिंग अरेंजमेंट जितना चाहिए, टेबल स्पेस उतना ही मिलता है, तो व्यक्ति अपना काम करके निकल जाता है। वही जहाँ विजन नहीं मिलता है वहाँ व्यक्ति फैल जाता है। तो घर को इतना अच्छा बनाइए, बेटर बनाइए, अपना रूम भी प्रॉपर सिस्टमेटिक और वास्तु कंप्लायंस के अनुसंधान में होना चाहिए। वही लिविंग स्टैंडर्ड, बच्चों का रूम, किचन, अगर व्यवस्था वास्तु के हिसाब से है तो आपके लिए काफी हद तक परफेक्ट हो सकता है। सासी, मैं ये समझता हूँ आपकी बातों से, अगर उसको थोड़ा इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको कनेक्ट करें, तो अगर किसी व्यक्ति को इंटीरियर डेकोरेशन करवाने का शौक है, तो वो ज़रूर बार बार वो चेंज करवाता रहेगा। जब उसको मन होगा, जब उसकी वो कंफर्टेबल होगा, उसके पास सगवल होगी, तब वो करवाता रहेगा। बट अगर नहीं भी है, अगर उसको शौक नहीं भी है, तो भी टाइमली हर 5-6 साल पे उसको घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए थोड़े बहुत जो ज़रूरियात वाली जो चीज़ें हैं ऑर्गेनाइज रखने के लिए, कबर्ड्स, या फिर उसको रीपेंट, या फिर डेकोर से उसको थोड़ा अलग फील देना, वो सब करवाना चाहिए। वो मैं आपकी बातों से समझता हूँ, ताकि उसकी वो नीटनेस और क्लीननेस से उसकी मतलब साइंस ऐसे देखने जाए तो आप ज्योतिष शास्त्र या वास्तुशास्त्र के हिसाब से आप बोल रहे हो कि उसकी प्रगति होगी, और मैं ऐसा मतलब वही पर्सपेक्टिव से मैं ये भी बोल रहा हूँ कि नीटनेस और क्लीननेस से उसको फील गुड होगा और उसकी प्रगति होगी। ऑफ कोर्स वास्तु के हिसाब से ये जो चीजें आपने बताई, कोई भी चीजों की आयुष्य होती है। जैसे कि लकड़े का फर्नीचर बनाया तो उसके टाइम के साथ आप उसको जिए हैं। अच्छा। जैसे कि काफी लोग हैं जो आज बोलते हैं कि हाँ ये मेरे दादाजी की खटिया है, अभी भी मैंने संभाल के रखी है। हाँ। ये एक फील होती है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी की चीजें हैं, हर किसी सिचुएशन में फिट नहीं बैठे, तो उसको बदलाव के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उसके लिए रूम व्यवस्था होनी चाहिए, फिर उस टाइम पे स्टडी टेबल काम नहीं आएगा। तो हर किसी के अलग अलग समय दौर के हिसाब से आपको वास्तु उपयोग में लेकर और उसके हिसाब से रचना बनानी चाहिए। अगर रूम व्यवस्थित है तो पति पत्नी का सुख अच्छा रहेगा। अगर पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी है तो बच्चों का आगे बढ़ना तय है। अगर लिविंग स्टैंडर्ड प्रॉपर बनाया है, हॉल से लेके ड्राइंग रूम से लेके सभी चीजें बराबर बनाई हैं, तो जो फैमिलियर गेट टुगेदर होता है, फैमिली की एक दूसरे के प्रति जो बॉन्डिंग होती है, भाई बहन माता पिता, वो अच्छी बनती है। रचना जैसे बनाएंगे वैसे होगा। अपनी थॉट प्रोसेस है कि आने वाली फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन साथ बैठ के यहाँ पे चाय कॉफी नाश्ता और आनंद
की पल बिताएं तो वही सिचुएशन हमें आपका इंटीरियर बना के देता है, क्योंकि दीवारों से घर नहीं बनता है, बिल्कुल उसको सजाना पड़ता है। बिल्कुल। और अच्छे से सजाने के लिए आपके जैसी कोई अच्छी इमेज वाली और रेप्यूटेड अगर कुछ अच्छा बना के दे रही हैं तो हमारे लिए वो फायदेमंद है। थैंक यू शास्त्री जी। थोड़े लाइट क्वेश्चन शास्त्री जी मैं पूछना चाहूँगा। पूछिए। आपने इतने बड़े लोगों की कुंडली देखी है, भविष्य देखा है, प्रिडिक्शन किया है, लेकिन क्या कभी किसी ने आपका प्रिडिक्शन किया है? अगर किया है तो वो कितना सही हुआ था? ऑफ कोर्स किया है। अच्छा। हमारे पिताजी के जो भी गुरु रहे हैं उन्होंने बताया था कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये अच्छी चीज आगे बढ़ने वाली है। तो वो आज मैं देख रहा हूँ। पहले नहीं तो मैं मेरी सोच बना के रखी थी, हमारे सारे दोस्त सीए कर रहे थे, तो मैं भी सोच रहा था सीए बन जाऊँ। सीए की एग्जामिनेशन दी, एमबीए की भी एग्जामिनेशन दी, पास आउट हुआ, अहमदाबाद में ही नंबर लग रहा था। पर एक जो सोच थी, विजन थी कि मेरे को ज्योतिष में आगे बढ़ना है, तो सभी चीज़ों को टालते 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 मैं फिर मेरे ज्योतिष के विजन की ओर आगे बढ़ा। मैंने पामिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट बना, फिर हॉरोस्कोप रीडिंग में गोल्ड मेडलिस्ट बना, वास्तुशास्त्र में मैंने काफ़ी इम्प्रूव करके गोल्ड मेडलिस्ट बना। तो वो सारी चीज़ों को मैंने देखा, नज़दीकी से देखा। और ये जो अभी की सिनारियो चल रही है डेवलपिंग फेज अहमदाबाद का, उसमें मैंने मेरी लाइफ के काफ़ी हद तक 15,000 प्लस हैप्पी कस्टमर्स दिए आज, जिनका वास्तु कंसल्टिंग में कर चुका हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए। बिल्कुल शास्त्री जी। पर मतलब ये जो जब आपका ये डिसीजन का टाइम हुआ होगा, मतलब पामिस्ट्री ओवर एमबीए और पामिस्ट्री ओवर सीए और पामिस्ट्री ओवर अभी कुछ आपने और बताया, तो वो बहुत ही टफ रहा होगा। बट डेफिनेटली दिख भी रहा है और आपकी नामना से ये पता भी चल रहा है कि ये जो डिसीजन आपके लिए उस टाइम पे टफ रहा होगा, लेकिन वो डिसीजन लेने के बाद अभी आपने काफ़ी अच्छी प्रगति करी। और अगर इन केस नहीं किया होता तो हमें इतने अच्छे पामिस्ट क्या बोलते हैं शास्त्री जी या एस्ट्रोलॉजर हमें आज नहीं मिलते। तो शास्त्री जी, आप हमेशा एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे ही डिसीजन लेते हैं या कभी दिल की भी सुनते हैं? दिल की हमेशा सुननी चाहिए। दिल जो है काफ़ी हद तक ईश्वर से कनेक्टिंग रहता है, लेकिन ज्योतिष एक माध्यम है जो आपको रास्ता दिखाने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहता है। मैं बोलूँगा आप डिसीजन बना रहे हैं, लेकिन बना रहे हैं ये ओपिनियन है। अच्छा। आपको करना नहीं करना वो आपके दिल का कॉल होता है। अच्छा। कभी कभी दिल अपने को सही डिसीजन दे सकता है और कभी नहीं भी दे पाता, क्योंकि इमोशनल भी होते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए एस्ट्रोलॉजी एक अच्छा माध्यम रहता है। और व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, हृदय की भी सुन ही लेते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि सभी प्रकार से सुनना होता है तो डिसीजन बनाने में देर भी लगती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक अच्छा डिसीजन देता है। अपने को लेना नहीं लेना, क्या करना, वो अपने आधार पर रहता है। तो कभी कभी आप दिल की भी सुनते हैं? ऑफ कोर्स सुनते हैं, सुननी ही चाहिए। दिल की क्या, सभी परिवारजनों की भी सुनते हैं। वो तो शास्त्री सुननी चाहिए और सुननी ही पड़ती है। हाँ, सुननी ही चाहिए और सुननी ही पड़ती है। ईश्वर भी हो तो भी सुननी पड़ती है। बिल्कुल। कोई ऐसी क्लाइंट रिक्वेस्ट जो सुन के आप भी सरप्राइज हो गए हो? हाँ, रहती हैं, काफ़ी ऐसी रिक्वेस्ट रहती हैं। जैसे कि हाल ही में हमने एक स्कॉटलैंड का बंगलो कंसल्ट किया, तो वो क्लाइंट बता रहा था कि हमें ये परेशानियां हुई, हमारी लाइफ में ये स्ट्रगल हुई। पुराने मकान में जब तक रह रहे थे हम दोनों ही थोड़े बहुत डिस्टर्ब रह रहे थे, ज़्यादातर झगड़ते रहते थे। ये सिचुएशन में हमने ये बेयर किया, हमारी संतानों से हमें ये परेशानियां हुई। आने वाले समय में ये सारी परेशानियां ना हो उसके लिए हमने ये मकान ले लिया, अब क्या करें। यही चीज़ बनती है। मैं जब भी कोई भी चीज़ बनने के बाद अपने डिसीजन बनाए तो फिर रेमेडीज अपने फॉलो कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन डिसीजन बनाने से पहले अगर आप गाइडेंस लेते हैं तो आप परफेक्शन की ओर जा सकते हैं। शास्त्री जी, ये क्वेश्चन का आपने थोड़ा थोड़ा आंसर पहले दिया, लेकिन मैं फिर से ये डिटेल में पूछना चाहूँगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजर ना होते तो कौन से फील्ड में जाते, और आपको एस्ट्रोलॉजी के अलावा कौन सी चीज़ का पैशन था और वो परस्यू करने की सोच थी आपकी? मैं मेरी लाइफ में 3-4 अलग अलग सेगमेंट बना के बैठा था। मेरे को पहले सिंगिंग का काफ़ी अच्छा शौक था, आज भी है, क्योंकि भक्ति के माध्यम से सिंगिंग एक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और मेरे को रंज नहीं है कि मैं सिंगर नहीं बना, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाह रहती है कि वो एक चीज़ मैं अचीव कर सकता था, और अचीव हो भी रही है, लेकिन भक्ति के माध्यम से हो रही है। दूसरी बात कि मैं मेरी लाइफ में
फ्लाइट उड़ाने की एक सोच बना के बैठा था, एरोनॉटिकल आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन फिर वो लाइफ जैसे जैसे आगे कटती गई वो चीज़ मैंने ड्रॉप करके मेरी एस्ट्रोलॉजी को ही प्रायोरिटी दी। शास्त्री जी, एक और थोड़ा सा लाइट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कभी क्या किसी लड़की ने आपकी कुंडली देख के शादी के लिए हाँ या ना बोली थी? अभी तक मेरे ध्यान में कोई लेडी एस्ट्रोलॉजर आई नहीं है। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। हाँ, शास्त्री जी, बताइए। जब आप शादी के लिए एलिजिबल हो चुके थे, लड़की देख रहे थे, हाँ, तब किसी ने आपकी कुंडली देख के हाँ या ना बोला था? एक अच्छी सी और बेहतर बात बताता हूँ। मेरी लाइफ में मैंने एक ही लड़की देखी जो आज मेरे घर पे है। तो ना नहीं बोला था, हाँ बोल दिया। शास्त्री जी, अगर आपको किसी एक व्यक्ति का कुंडली या फ्यूचर देखना चाहे कोई सेलिब्रिटी का, तो आप किसका फ्यूचर या कुंडली देखना चाहेंगे? मैं ऐसा सोचता हूँ हर व्यक्ति को अपने आप में सेलिब्रिटी ढूंढ लेना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ मैं मेरे आप को और अच्छे से निखारूं। शास्त्री जी, एक फन चैलेंज। ओके। मैं आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ, बिना सोचे समझे आप मुझे मेरे बारे में कुछ इंट्यूशन बताना चाहेंगे? ऑफ कोर्स। 16/8/1990। आपके जीवन का मूलांक होता है 7। तो 7 जिन लोगों का मूलांक होता है वो अपने आप में क्रिएटिव रहते हैं। जो भी चीज़ें बन चुकी हैं उसको अगर फिर से भी बनाना पड़े तो भी वो बनाते हैं और लाइफ को परफेक्शन देते हैं। दूसरी बात, अपने आप को परफेक्ट करने के लिए मेहनत करते हैं, अपनी दैनिक चर्या पे वर्कआउट करते हैं। परिवार में भी ज़्यादातर वो फ्रीलांस जैसा काम करते हैं, अपने सबको अपनी अपनी ओनरशिप देते हैं और चाहते हैं कि खुद का डिसीजन हर लोग खुद बना पाएं और खुद भी एक ऐसी पोजीशन पे बैठना चाहता है कि एक अच्छे से वो ऑब्जर्व कर पाएं और लोगों की लाइफ को निखार पाएं। आप चाहते हैं कि सभी से कनेक्ट रहें, आपके आसपास लोग ऐसे हों जिनसे आपकी ऑरा भी अच्छे से बिल्डअप हो और आप दूसरों को अच्छा कुछ देना चाहते हैं, देश दुनिया और समाज को कुछ देना चाहते हैं। ये आपकी सोच है। धन्यवाद शास्त्री जी। शास्त्री जी, शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका इतना कीमती वक्त दिया और इतनी सारी कीमती और जो कुछ ऐसी सीक्रेट बातें थी जो हमें बताई और जिसके ऊपर आपने उजागर किया हम लोगों को और हमारी ऑडियंस को, उसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। आशीर्वाद। देश और दुनिया को कुछ देना चाहिए, ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और एक अच्छा विचार ये मूड ऑफ वुड के एम्पायर के थ्रू हुआ कि ये अच्छा कुछ लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों के बारे में पता चलना चाहिए और दूसरा कि आने वाले समय में क्या क्या कर सकते हैं। ये एक थॉट प्रोसेस होती है। जो विजन के साथ आप चल रहे हैं, टॉकिंग चेयर्स, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से आगे बढ़े और नामना पाए और लोगों का भला करते रहें। आशीर्वाद। धन्यवाद।